Hello dear student, welcome to your channel स्वामी विवेकानंद टेक्नो ट्यूटोरियल एंड माई सेल्फ डॉक्टर राहुल कुमार। सो बच्चों, हम लोग की क्लास 12 फिजिक्स में जो हम लोग इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड में जो हम लोग बात किए थे, लास्ट टॉपिक जो हम लोग का इलेक्ट्रिक डाइपोल और डाइपोल का सारे पॉइंट पे इक्वेटोरियल से लेके एक्सियल सारे पॉइंट में हम लोगों ने डिस्कस कर दिया था कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड आउट करते हैं। तो बच्चों, आज की जो टॉपिक है एक्चुअली इलेक्ट्रिक फ्लक्स का कॉन्सेप्ट को हम लोग को समझना है। सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का कॉन्सेप्ट को समझने के लिए बच्चों पहले हम लोग को एरिया वेक्टर समझना पड़ेगा, है ना। एरिया वेक्टर जैसा पहले हम लोग जानते हैं कि एरिया, जैसे कि बात करते हैं ना कि कोई चीज एरिया है, तो एरिया हम लोग जनरली क्या समझते हैं कि लेंथ इनटू ब्रेथ एरिया होता है। जैसे हम लोग क्या समझते हैं बच्चों, एरिया वेक्टर पे हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। जैसे कि जब भी तुम बात करते हो कि कोई भी एरिया के बारे में, ध्यान देना। तो जैसे कि तुम्हारे पास कोई भी सरफेस है, मान लेते हैं कि क्यू भी है तुम्हारे पास, है ना। तो यदि तुमको कोई पूछे तो एरिया इजिकल टू क्या कर देते हो, ए इंटू ए और ए स्क्वायर। लेकिन मैं कहूँ कि नहीं, एरिया का भी क्या होता है वेक्टर क्वांटिटी और एरिया का भी डायरेक्शन होगा, है ना। सो एरिया का जो डायरेक्शंस बात करते हैं तो उसको हम लोग एरिया वेक्टर कहते हैं। और वो होती क्या है, इसको देखो मैं तुम लोग को आज पूरी तरह से क्लियर कर रहा हूँ। सपोज दैट कि तुम्हारे पास कोई सरफेस है बच्चों, सपोज दैट तुम्हारे पास कोई प्लेन सरफेस है। मान लेते हो कि तुम्हारे पास क्या है, कोई प्लेन सरफेस है ना, ये प्लेन सरफेस। तो ये प्लेन सरफेस का डायरेक्शंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इस कोई भी प्लेन सरफेस का यदि हम लोग डायरेक्शंस का बात करते हैं कि इसका डायरेक्शंस कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसका डायरेक्शंस को हम लोग सिंपल नॉर्मली जैसे हम लोग बात करते हैं कि ये सरफेस है मेरे पास, है ना। तो इसका यदि हम लोग एरिया वेक्टर का बात करते हैं तो इसका क्या करते हैं, इसका परपेंडिकुलर सिंपल आउटवर्ड देखो, जैसे बात कर रहे हैं कि क्या कि इसके आउटवर्ड हम लोग बात करते हैं। नॉर्मल जो यूनिट वेक्टर से हम लोग अभी रिप्रेजेंट करेंगे, सो नॉर्मली आउटवर्ड बात करते हैं। तो यदि देखो ये क्या है कि कोई प्लेन सरफेस है, तो इसमें तुम्हारे पास क्या है कि दो सरफेस है। तो तुम इधर भी यदि आउटवर्ड ले रहे हो तो सपोज इधर क्या हो जाएगा तुम्हारा, इधर देख रहे हो ना, इधर इनवर्ड हो जाएगी, आउटवर्ड और इधर इनवर्ड। तो कोई भी डायरेक्शंस को यदि हम लोग एक्चुअली लेते हैं तो हम लोग को कंसीडर करना होगा एक डायरेक्शंस को थ्रू आउट। यदि कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व को सॉल्व कर रहे हो तो जो डायरेक्शंस होगा वो हमेशा कंसीडर करना पड़ेगा ओनली वन डायरेक्शन में। यदि हम लोग आउटवर्ड को लेकर चल रहे हैं तो ये पॉजिटिव है, और यदि इसको इधर लेते हैं तो तुम्हारा नेगेटिव होता है। जैसा कि हम लोग समझते भी वेक्टर्स के बारे में, जैसे तुम लोग समझते हो जैसे कि एक्स वाई जेड का कॉन्सेप्ट यदि तुम लोग को पता होगा, वेक्टर्स के बारे में नॉर्मल वेक्टर का बात करते हैं हम लोग। एक्स है, ये तुम्हारा वाई है ना, और ये जेड है, तो क्या ये आपस में सब परपेंडिकुलर है। और हम लोग ये सब जानते हैं कि जो एक्स होता है इसका डायरेक्शंस को पता, डायरेक्शंस के लिए हम लोग क्या करते हैं, आई कैप लगाते हैं, इसके लिए क्या लगाते हैं, जे कैप लगाते हैं, और इसके लिए क्या लगाते हैं, के कैप लगाते हैं। सपोज दैट तुम्हारे पास जो कोई एरिया मान लेते हैं कि ये यहाँ पर हम लोगों ने रख दिया, है ना। अब इसका यदि हम लोग एरिया वेक्टर्स का बात करते हैं, मान लीजिए देखो ना ये चीज तुम्हारे पास है ना, इसको ऐसे मैंने रख दिया, है ना। तो ये जो जेड एक्सिस कहाँ है, जेड एक्सिस कहाँ जा रही है, जेड एक्सिस कहाँ है, देखो तो ये परपेंडिकुलर है, देख सकते हो। ये जेड क्या है, जेड जो है परपेंडिकुलर है, जेड क्या है परपेंडिकुलर है। तो इसका नॉर्मल वेक्टर क्या हो गया तुम्हारा, जेड हो गया, जेड हो गया, है ना, जेड हो गया। तो यदि हम लोग इसका एरिया वेक्टर का बात करते हैं, सिंपली इसका एरिया वेक्टर का बात करते हैं ना, तो मान लेते हैं कि तुम्हारा एल है, ये तुम्हारा बी है, ठीक है। ये तुम्हारा मान लेते हैं कि ए ही मान लेता हूं, ए और ए है, तो ए स्क्वायर हो गया। अब यदि हम इसका देखो दो डायरेक्शन हो गया, है ना। यदि एक्स के साथ में, यदि देखो ये तुम्हारा एक्स और वाई यदि जेड के साथ में जा रही है तो जेड के लिए के है, तो इसके लिए हम लोग लिख देंगे कि के है। देखो ध्यान से देखो इधर, यदि हम लोग मानेंगे कि जो डायरेक्शन उधर जा रही है तो उस समय क्या होगा, ए स्क्वायर और माइनस के, तो दोनों सही है। तो ये दोनों सही है, देखना होगा कि हम लोग क्या ले रहे हैं, आउटवर्ड है कि इनवर्ड ले रहे हैं, तो दोनों डायरेक्शन सही है। तो कोई भी यदि प्लेन सरफेस का बात करते हैं, यदि हम लोग कोई प्लेन सरफेस का बात करते हैं, सिंपल क्या, कोई प्लेन सरफेस, मतलब देखो ध्यान से देखो, ये यदि हम लोग नॉर्मली जैसे कि देख रहे हैं, इसको ऐसे नहीं करते हैं। यदि नॉर्मली मैंने कोई प्लेन सरफेस ले लिया, क्या ले लिया, कोई प्लेन सरफेस हम लोगों ने ले लिया, कोई प्लेन सरफेस, ठीक है। अब यहां पर यदि हम लोग बात करते हैं कि इसका मान लेते हैं कि सरफेस जो होगा एरिया है, मान लेते सरफेस एरिया का बात कर रहा हूं अभी, एरिया। तो इसका जो वेक्टर्स का बात करते हैं हम लोग, जैसे कि ये तुम्हारा हो गया नॉर्मल हम लोग का होगा, मान लेते हैं कोई यूनिट वेक्टर से हम लोग इसको डायरेक्शंस को पता कर रहे हैं ना, तो ये एस जो होगा, तो हम लोग जनरली क्या लिखते हैं कि जो एस जो होगा वो होगा तुम्हारा एस और उसका जो नॉर्मल वेक्टर बात कर रहे हैं, नॉर्मल वेक्टर। तो देख रहे हो ये नॉर्मल वेक्टर इधर ले रहे हैं, ये डायरेक्शन जो है कि इधर भी हो सकती है, क्या है, ये डायरेक्शन हम लोग इधर भी ले सकते हैं। सॉरी, ये तुम्हारा क्या होगा, इस साइड होगा, और ये डायरेक्शन तुम्हारी इस साइड होगा, देख लो। तो कोई भी प्लेन सरफेस का बात करते हैं तो आइदर डायरेक्शंस,
एरिया वेक्टर तुम्हारा आइदर डायरेक्शन होगा, बट ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस, बट ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस। तो हम लोग देख रहे हैं कि एरिया वेक्टर को सिंपली क्या कर सकते हैं, ये तो देख रहे हैं ये यूनिट वेक्टर है, ये एन क्या है, ये एन क्या है, यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू द सरफेस। सिंपल ये क्या है, एन जो है यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू द सरफेस, नॉर्मल टू दी सरफेस। एन क्या बता रहा है, डायरेक्शन, जैसा कि हम लोग पहले भी जानते हैं, ठीक ना। और हमेशा क्या होता है, जो हम लोग बात करेंगे कि जो एरिया वेक्टर जो बात करेंगे वो हमेशा आउटवर्ड होगा, और नॉर्मल टू द सरफेस आउटवर्ड, देख रहे हो ये हमेशा सरफेस का क्या होगा, लेकिन दोनों डायरेक्शंस में होगा। क्या होगा तुम्हारा, दोनों डायरेक्शंस में, दोनों डायरेक्शन में। यहां पर जो है कि आइदर डायरेक्शंस का बात करें, कोई भी प्लेन सरफेस में, किसके लिए, प्लेन सरफेस में जो होगा एरिया वेक्टर जो होगा आइदर डायरेक्शन बट नॉर्मल टू द सरफेस, ये याद रखना होगा, बट नॉर्मल टू द सरफेस। तो मैंने ये बात किया कि कोई भी प्लेन सरफेस का यदि हम लोग बात करते हैं, प्लेन सरफेस मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि 2D भी बोल सकते हैं कि 2D सरफेस का यदि बात करते हैं तो एरिया वेक्टर क्या होगा, है ना। तो आइदर डायरेक्शंस में हम लोग देख रहे हैं, लेकिन हमेशा परपेंडिकुलर टू द नॉर्मल टू द, हमेशा परपेंडिकुलर होगा, हमेशा क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। इधर को पॉजिटिव लेंगे तो उधर क्या होगा हमारा, नेगेटिव होगा, है ना। तो यहां तक हम लोग बात करें कि कोई प्लेन सरफेस, अब मान लेते कोई इरेगुलर टाइप का शेप आ गया तो क्या करोगे, मतलब आर्बिटरी शेप, कोई भी आर्बिटरी हम लोग शेप का बात कर लेते हैं कि सपोज दैट तुम्हारे पास कोई भी आर्बिटरी शेप का ये तुम्हारे पास है ना। अब इसमें जो बात करेंगे कि इसका एरिया वेक्टर हम लोग कैसे पता करते हैं, ये देख रहे हो ना, इरेगुलर शेप कर दिया, तो इसका एरिया वेक्टर का यदि हम लोग बात करते हैं तो सिंपल है, इसमें हम लोग क्या करेंगे ना कि इसको छोटा छोटा स्मॉल एरिया में हम लोग डिवाइड कर देंगे। मान लेते हैं कि यहाँ पर हम लोग बात करते हैं, छोटा सा पार्ट यहाँ पर ले लिया हम लोगों ने, स्मॉल एरिया मान लेते हैं DS, कहीं पर यहाँ पर हम लोगों ने ले लिया DS, छोटा छोटा पार्ट हम लोगों ने ले लिया ये DS। सो यहाँ से हम लोग सिंपल नॉर्मल जो डायरेक्शंस में हम लोग बात करेंगे, तो यहाँ से एक यूनिट वेक्टर सिंपल देख रहे हो डायरेक्शंस के लिए बात कर रहे हैं, तो फिर यहाँ इसके लिए इधर हो जाएगा, इसके लिए नॉर्मल खींच देते हैं, यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं। तो इस टाइप से हम लोग देख रहे हैं कि कोई भी आर्बिट्री और इरेगुलर शेप का यदि हम लोग को निकालना रहेगा तो छोटा छोटा उसको एलिमेंट में, छोटा छोटा हम लोग उसके एरिया में डिवाइड कर देंगे, स्मॉल एरिया में, और उसके बाद हम लोग उसको पूरा को निकाल सकते हैं, है ना, पूरा को निकाल सकते हैं। तो देख रहे हो कि यदि हम लोग बात करते हैं एरिया वेक्टर कोई भी प्लेन सरफेस का, तो प्लेन सरफेस का सो एरिया में डायरेक्शंस तो हो रहा है, क्योंकि उसका इफेक्ट जो होता है डायरेक्शंस पे, हम लोग डायरेक्शंस को चेंज करने पर इफेक्ट चेंज होगा। मैं अभी तुम लोग को बताने वाला हूं जब बताऊंगा आगे। तो देख सकते हो कि सिंपल क्या है कि डायरेक्शन शो कर रही है, आइदर डायरेक्शन में होगा तुम्हारा कोई भी प्लेन सरफेस के लिए, जो 2D का बात करते हैं ना। अब बात करते हैं कि सपोज दैट तुम्हारे पास कोई क्लोज्ड सरफेस आ गया, क्लोज सरफेस मतलब 3D मतलब सपोज दैट देखो कि तुम्हारे पास एग्जांपल के तौर पर मान लो कोई ये सिलेंडर आ गया है ना, जैसे ये कोई सिलेंडर हो गया, तो यहाँ पर एरिया वेक्टर को कैसे पता करते हैं कोई भी क्लोज सरफेस के लिए। सो हम लोग देखो क्लोज सरफेस के लिए हम लोग अभी बात कर लेते हैं कि एरिया वेक्टर को कैसे समझेंगे कि एरिया वेक्टर का डायरेक्शन क्या होगा। तो आते हैं क्लोज सरफेस के लिए, हम लोग का साथ 2D के लिए था, सिंपली बोल सकते हैं कि 3D के लिए, सिंपली क्या बोल सकते हैं कि 3D के लिए। सो 3D में हम लोग देखते हैं क्लोज सरफेस, 3D या क्लोज्ड सरफेस, क्लोज्ड सरफेस के लिए हम लोगों का एरिया वेक्टर क्या होगा, है ना। तो एरिया वेक्टर के लिए कोई भी हम एक स्ट्रक्चर लेते हैं, सपोज दैट मैंने कोई क्यूब बना दिया, देख सकते हो ये 3D डायमेंशंस का मैंने ले लिया हूँ अभी, ठीक है। अब यहाँ का यदि एरिया वेक्टर के बारे में पता करना रहेगा तो एरिया वेक्टर को हम लोग कैसे समझेंगे। तो मैंने बताया कि एरिया वेक्टर जो था कि प्लेन सरफेस के लिए आइदर डायरेक्शंस होती है, लेकिन कभी भी यदि क्लोज सरफेस का बात करेंगे तो वो हमेशा तुम्हारा देखो आउटवर्ड रहेगा। यदि देखो हम लोग ये वाला सरफेस का बात करते हैं, मान लेते हैं कि ये वाला अंदर वाला, ये देख रहे हो ना, इसका यदि हम लोग बात करते हैं, ठीक है, जो देख रहे हो इस साइड, तो यहाँ का यदि हम लोग बात करेंगे कि एरिया वेक्टर क्या होगा, तो ये तुम्हारा बाहर की ओर होगा। फिर यदि देखो इसका अंदर नहीं जाएगा, इस सरफेस के लिए इसका अंदर नहीं होगा, सिर्फ आउटवर्ड, ये एक ही डायरेक्शन में होगा क्लोज सरफेस के लिए। और फिर यदि हम लोग ये सरफेस का बात करते हैं तो इसका भी तुम्हारा इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है। अब यदि हम लोग बात करते हैं कि जो ये ऊपर में देख रहे हो, ये ऊपर वाले के लिए, ठीक है, तो इसका नीचे नहीं होगा, इसका भी हमेशा आउटवर्ड होगा। फिर यदि हम लोग ये नीचे वाले का बात करते हैं तो इसका भी क्या होगा, हमेशा आउटवर्ड होगा। फिर जो कोई सामने का फेस का बात करते हैं तो ये इधर जाएगी,
वो अंदर नहीं जाएगी। फिर उस फेस का बात करेंगे तो वो भी उधर जाएगी। तो मतलब कहने का ये मतलब है कि कोई भी क्लोज सरफेस का बात करता हूँ, कोई भी क्लोज सरफेस का, जो वो हमेशा आउटवर्ड होगी और एक ही डायरेक्शन में होगा उसका एरिया वेक्टर, ये ध्यान रखना होगा। लेकिन कोई यदि प्लेन सरफेस का बात करेंगे तो उसका दोनों डायरेक्शंस पे तुम्हारा एरिया वेक्टर लेना होगा वही, लेकिन हम लोग को डायरेक्शंस को समझना होगा। तो क्लोज सरफेस के लिए क्या देखें कि हमेशा आउटवर्ड होगा और नॉर्मल होगा। नॉर्मल तो हमेशा ही होता है। तो जैसे कि सिलेंडर का बात करते हैं, जैसे कि यहाँ पर जैसे कोई सिलेंडर ले लिया मैंने, है ना, देख ले, तो ये सिलेंडर ले लिया मैंने, ये सिलेंडर ले लिया, है ना। आप देखो इस सिलेंडर में, तो इस सिलेंडर में यदि हम लोग एक्सियली देखेंगे, यदि ऐसे देखेंगे, है ना, तो इसके लिए एरिया वेक्टर इधर होगा, इसके लिए एरिया वेक्टर इधर होगा, है ना। अब यदि हम लोग बात करेंगे ये कर्व सरफेस जो देख रहे हैं ना, तो इसमें क्या होगा कि इसमें तो कहीं भी हो सकता है, कहीं भी इधर उधर, कहीं भी जो भी होगा, मान लेते हैं यहाँ पर बात कर लेते हैं, यहाँ पर छोटा सा पार्ट, तो इधर होगा, इसके लिए क्या होगा, इधर होगा। तो देख रहे हो ना, मतलब सिंपल बात कर रहे हैं क्लोज सरफेस का। देखो ना, मैं एग्जांपल दिखाता हूँ कि सपोज दैट तुम्हारे पास क्या है, देखो ये सिलेंडर टाइप का है ना, तो यदि इसका एरिया वेक्टर बात करेंगे कि देखो इसके लिए, फेस के लिए, है ना, तो ये देख रहे हो ऐसे हो रही है, हमेशा इधर, अंदर नहीं, हमेशा इधर। उसी प्रकार यदि इधर का बात करेंगे तो देख रहे हो हमेशा आउटवर्ड। अब इधर कहीं भी बात करेंगे, कहीं भी बात कर सकते हैं, कहीं भी हमेशा नॉर्मल, कहीं भी नॉर्मल, कहीं भी। तो इस टाइप से हम लोग क्लोज सरफेस का एरिया वेक्टर को देख रहे हैं कि क्या होगा, हमेशा एक ही डायरेक्शन में होगा, वो आउटवर्ड होगा और नॉर्मल तो होना ही है। एरिया वेक्टर कहने का मतलब ही जो होगा वो नॉर्मल हमेशा होगा सरफेस पे। सरफेस पे क्या होगा, हमेशा नॉर्मल होगा। तो देखो बच्चों, एरिया वेक्टर का कॉन्सेप्ट को हम लोग जो है कि आसानी से समझ गए, क्योंकि एरिया वेक्टर का कॉन्सेप्ट को समझना बहुत जरूरी है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो हम लोग अभी आगे टॉपिक पढ़ेंगे ना, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो वहां पर एरिया वेक्टर का कॉन्सेप्ट जानना बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो कॉन्सेप्ट मैं अभी तुम लोग को जस्ट अभी बताने वाला हूं, एक्चुअली होता क्या है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। देखो बच्चों, हम लोग जैसे जानते हैं ना कि जैसे कोई चार्ज पार्टिकल है, जैसे कि मान लो कि कोई पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, तो हम लोग को पता है कि इसका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से हम लोग इसका इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करते हैं कि नहीं करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। अब बात करते हैं कि जब इलेक्ट्रिक फ्लक्स का ना, तो मान लो कोई सरफेस है तुम्हारे पास, कोई भी सरफेस, कुछ भी सरफेस हो गया, मान लो ये तुम्हारे पास कोई सरफेस है ना। अब यहां से कितना तुम्हारा इलेक्ट्रिक ये जो लाइंस पास करेगी, है ना, वही कॉन्सेप्ट को हम लोग अभी तुरंत इलेक्ट्रिक फ्लक्स में समझेंगे। तो ये देखो एरिया वेक्टर को कॉन्सेप्ट को समझ गए हो, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ठीक है। तो हम लोग जो है कि अभी आगे तुरंत पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है अभी। सो बच्चों, अब हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स का कॉन्सेप्ट को समझते हैं। हम लोगों ने देखा कि एरिया वेक्टर का कॉन्सेप्ट क्या था। नॉर्मली कोई भी सरफेस पे परपेंडिकुलर जी हम लोग डायरेक्शन का बात करते हैं, हमेशा एरिया वेक्टर क्या होता है, सरफेस का परपेंडिकुलर होती है। सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है क्या। सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का कॉन्सेप्ट को देखो बच्चों, हम लोग आसानी से समझ जाएंगे अभी बहुत ही सिंपल वे में। सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का यदि हम लोग सिंपल वे में बात करते हैं तो क्या होता है, जो मेजर ऑफ द नंबर ऑफ फील्ड लाइन्स क्रॉसिंग ए सरफेस, मतलब कितना तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कोई भी सरफेस से होकर के पास करेगी, नॉर्मली कितना पास कर रहा है, वो मेजर का बात करेंगे हम लोग फ्लक्स। वो क्या बात करेंगे हम लोग, फ्लक्स में। और सिंपल डिफिनेशन में और एक बार नेक्स्ट में क्या बोल सकते हैं कि द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए सरफेस हेल्ड इनसाइड एन इलेक्ट्रिक फील्ड रिप्रेजेंट द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस क्रॉसिंग द सरफेस इन ए डायरेक्शन नॉर्मल टू द सरफेस। देख सकते हो सिंपल, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए सरफेस held inside an electric field represent the total number of electric lines crossing the surface in a direction normal to the surface। नॉर्मल टू द सरफेस मैंने अभी भी बात किया, जैसे कि कोई सरफेस है, यहाँ पर देख सकते हो, ये तुम्हारे पास कोई सरफेस है ना। अब इस सरफेस में जैसे कि तुम्हारा देख रहे हो कि इलेक्ट्रिक लाइंस जो है तुम्हारा पास हो रही है, ऐसे ऐसे करके पास कर रही है ना। तो नॉर्मली जो पास हो रहा है, तो ये किस किस चीज पे डिपेंड करेगा, किस किस चीज पे डिपेंड करेगा। तुम सोचो कि मैंने बात किया था जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कशन किया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यदि तुम्हारा बहुत क्लोज होता है, मान लो बहुत ही क्लोज होगा, तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा स्ट्रांग होता है। तो वहीं यहीं से हम लोग बात करते हैं कि सपोज दैट तुम्हारा यदि इलेक्ट्रिक फील्ड सोचो ना कि दूर दूर रहेगा अभी, तो क्या होगा, बहुत ही कम पास हो रहा है। मान लो यहाँ पर 4 हो रही है, मान लो यही इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हारा क्या होगा कि और क्लोज हो जाएगा, और बहुत ज़्यादा यहाँ पर नंबर डेंसिटी बढ़ जाता है यदि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स का, तो क्या होगा, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से पास होगा। तो जितना ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड पास होगा तुम्हारा फ्लक्स का मैग्नीट्यूड उतना ही ज़्यादा होगा। तो हम लोग कह सकते हैं यहाँ पर कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड और फ्लक्स के बीच में जो फ्लक्स के लिए हम लोग फाई से नोट करते हैं, फ्लक्स का सिंबल क्या है, फाई। सो फाई जो होगा यहाँ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू
इलेक्ट्रिक फील्ड का होगा। मतलब जितना ज़्यादा कोई भी सरफेस से हो करके जितना ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स पास करेगा उतना ही ज़्यादा हम लोग का फ्लक्स जो होगा प्रोड्यूस होगा। तो देख सकते हैं फ्लक्स का मैग्नीट्यूड हम लोग का ई पे डिपेंड करता है। अब बात करते हैं कि सपोज दैट तुम्हारे पास दो सरफेस है, देख रहे हो, एक तुम्हारे पास सपोज S1 है, एक तुम्हारे पास S2 है। तो देख रहे हैं S1 का जो सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा है, और एक छोटा है। तो छोटा एरिया और कम एरिया, तो जाहिर सी बात है कि यदि तुम्हारा एरिया बड़ा होगा तो ज़्यादा तुम्हारा फील्ड लाइंस को कैप्चर करेगा। देख रहे हो, अब ज़्यादा एरिया होगा तो क्या होगा, ज़्यादा फील्ड लाइंस को कैप्चर करेगा। छोटा एरिया होगा तो क्या होगा, कम फील्ड लाइंस को कैप्चर करेगा। तो इससे हम लोग क्या समझ रहे हैं कि जो फ्लक्स होगा वो तुम्हारा एरिया पे भी डिपेंड कर रहा है, एरिया का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रही है, सरफेस एरिया का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा है। मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एस। मतलब सरफेस एरिया यदि बढ़ाते जाएंगे तो हम लोगों का फील्ड लाइंस जो होगा वो ज़्यादा एरिया मिलने पर नॉर्मली ज़्यादा पास होगा, तो मैग्नीट्यूड फ्लक्स का हम लोगों का बढ़ेगा। कैसे, एरिया को बढ़ाने पर, है ना। अब बात करते हैं कि सपोज दैट तुम्हारे पास जो सरफेस है ना, ये सरफेस है, तो हम जानते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे देख रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, और जो एरिया वेक्टर हम क्या जानते हैं कि हमेशा परपेंडिकुलर होता है सरफेस का। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और ये तुम्हारा देख रहे हो ना एस, मतलब एरिया वेक्टर, दोनों क्या है, आपस में सेम प्लेन में। यहाँ पर देखो, यदि हम लोग सरफेस को ऐसा रखते हैं, एरिया को हम लोग कैसा रख रहे हैं, जो हम लोग के पास कोई भी प्लेन सरफेस है वो देख रहे हो एकदम ऐसे रख देते हैं, परपेंडिकुलर रख देते हैं। क्या रख दिए, परपेंडिकुलर रख दिए। तो देख रहे हो जो एरिया वेक्टर ऐसे जा रही है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऐसे जा रही है, तो दोनों के बीच में मैक्सिमम हम लोग का बात कर रहे हैं, जो थीटा हम लोग का क्या हो गया, थीटा यहाँ पर तो जीरो हो गया ना, थीटा इक्वल टू जीरो हो गया। जब हम लोग का थीटा जीरो होता है तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि मैक्सिमम फ्लक्स है हम लोग को उसके में, उस समय क्या है, मैक्सिमम फ्लक्स हम लोग का हो रही है। जब देखो ना हम लोग यहाँ पर यदि इस सरफेस को यदि हम लोग कैसे रख रहे हैं, देख रहे हो, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, मतलब जो एरिया वेक्टर है और इलेक्ट्रिक फील्ड है, ध्यान देना, जो एरिया वेक्टर जैसे हम लोग का जा रही है, एरिया वेक्टर यहाँ से नॉर्मल है ना, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, और जैसे हम लोग को यहाँ पर रख दिए हैं इसमें। अब यहाँ पर क्या होगा, देखो तो ये जो देख रहे हो ना, ये एरिया वेक्टर क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ में है। तो थीटा इज इक्वल टू 0, जब थीटा इज इक्वल टू हम लोग का 0 होता है तो थीटा क्या हो गया, एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पर थीटा मान लेते हैं, क्या है कि एंगल बिटवीन सिंपली एफ एंड ई। सो यहाँ पर एंगल हम लोग का थीटा जो है 0 होगा, थीटा क्या होगा, दोनों के बीच में 0 होगा। तो जब हम लोग का थीटा इज इक्वल टू 0 होगा तो उस समय हम लोग देख रहे हैं कि मैक्सिमम फ्लक्स पास कर रहा है, मैक्सिमम। सो उस समय जो फ्लक्स होगा वो हम लोगों का क्या हो जाएगा, मैक्सिमम पास होगा, है ना। अब वही देखो, यदि हम लोग उस सरफेस को देखो ध्यान से, उस सरफेस को हम लोगों ने क्या किया कि ऐसे रख दिया, देखो तो ऐसे, है ना, देखो इस टाइप से रख दिए। ये सरफेस तुम्हारे पास सरफेस है, उसको मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड का ऐसे रख दिए, देखो ध्यान से देखो, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स को देख रहे हो ना, ऐसे रख दिया। तो इसका हम लोग जानते हैं कि एरिया वेक्टर क्या होता है, एरिया वेक्टर देखो इस सरफेस है तुम्हारा, देख रहे हो ना, ये तुम्हारे पास सरफेस है ना। अब इसका क्या होता है, एरिया वेक्टर ऐसे परपेंडिकुलर होता है, तो देखो ये परपेंडिकुलर हो गया, देख रहे हो, ये परपेंडिकुलर हो गया ना। और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, तो दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री। तो जब हम लोग 90 डिग्री में कोई सरफेस को रख देते, क्या, जब इलेक्ट्रिक फील्ड के जब 90 डिग्री में रख देंगे, 90 डिग्री में, तो उसमें हम लोग का थीटा जो होगा, क्या थीटा तो 90 डिग्री हो ही गया। तो थीटा जब 90 डिग्री हम लोग बात बोलते हैं, जब थीटा हम लोगों का मतलब एंगल बिटवीन एस और ई यदि तुम्हारा 90 डिग्री हो जाए, 90 डिग्री, उस समय हम लोग का फ्लक्स देखो ना, कोई भी इलेक्ट्रिक लाइंस पास ही नहीं कर रहा। और हम लोग का डेफिनेशन में कह चुके हैं कि हम लोग का इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, सिंबल नंबर ऑफ जो फील्ड लाइंस क्रॉसिंग द सरफेस, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस जो हम लोग का कोई सरफेस में पास कर रहा है, वही हम लोग का फ्लक्स होता है। अब तुम देखो यहाँ पर, तुम हम लोग ध्यान से देखो कि यहाँ पर क्या हो रहा है बच्चों, कि यहाँ पर कोई फ्लक्स, कोई भी फील्ड लाइंस इस एरिया पे जा ही नहीं रहा है। तो यहाँ पर हम लोग का फ्लक्स मान के चलो कि यहाँ पर 0 हो गया, देख रहे हो ना, फ्लक्स हम लोग का 0 हो गया, होगा कि नहीं हुआ। तो यहाँ से हम लोग कैसे बात कर सकते हैं, जो फ्लक्स होगा वह कॉस थीटा के टर्म्स में हम लोग लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि हम लोग को पता है कि कॉस जब 90 डिग्री होता है तो 0 होता है, और कॉस जब 0 होता है तो मैक्सिमम होता है। तो इसीलिए हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि फ्लक्स जो होगा प्रोपोर्शनल टू कॉस थीटा का होगा, प्रोपोर्शनल टू कॉस थीटा का होगा।
देखो हम लोग आसानी से समझा दिए कि कॉस थीटा पे कैसे डिपेंड कर रहा है, कॉस थीटा पे कैसे डिपेंड कर रहा है। तो कॉस थीटा पे कैसे डिपेंड कर रही है तो पूरा समझ में आ गया ना कि भाई ये जो इलेक्ट्रिक लाइन्स है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, और हम जानते हैं कि फ्लक्स क्या होता है, फ्लक्स क्या होता है कि सिंपली जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स तुम्हारा एरिया से होकर के पास करेगा। तो हम लोगों का मैक्सिमम हम लोगों ने देख लिया कि मैक्सिमम जब इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर रखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड के, ये देखो इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर रखेंगे तब ज़्यादा हम लोगों का कट रहा, ज़्यादा हम लोग का पास कर रहा है, ज़्यादा पास कर रहा है। तो जब ज़्यादा पास करने का मतलब ही हम लोग का क्या होगा, मैक्सिमम फ्लक्स होगा। तो वो कब होगा, जब एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड, एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल होगा जीरो पे मैक्सिमम। तो जीरो पे मैक्सिमम होता है कॉस थीटा पे। और यहाँ पर भी हम लोगों ने प्रूफ कर दिया कि यदि सरफेस को ऐसे रख देंगे तो कोई भी फील्ड लाइन्स जाएगी ही नहीं। देखो कोई भी फील्ड लाइन्स पास ही नहीं कर रही है, तो मिनिमम हो गया, मतलब एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर हो गया। तो ये रिलेशन कैसे पता चलेगा, हम लोग का जानते ही हैं कि cos 90 0 होता है। तो हम लोगों ने क्या देखा कि देखो यहाँ से हम लोग तीनों को मिलाते हैं कि फ्लक्स जो होगा, पहला केस इलेक्ट्रिक फील्ड, देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जितना ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उतना ज़्यादा फ्लक्स का मैग्नीट्यूड होगा। एरिया जितना बड़ा होगा हम लोगों का फ्लक्स उतना ही ज़्यादा होगा, है ना, समझते जाओ। फिर यहाँ पर भी हम लोगों ने समझ लिया। तो तीनों को यदि हम लोग कंबाइन करते हैं तो हम लोगों के पास जो सिंपल फ्लक्स का जो रिलेशन आएगा, फ्लक्स इज इक्वल टू नहीं, हम लोग बात करते हैं कि फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई एस कॉस थीटा। और यहाँ पर प्रोपोर्शनल को हम लोग हटा देते हैं, के का वैल्यू मान ले लेते हैं, तो ई एस कॉस थीटा देख सकते हो, है ना। और ई एस कॉस थीटा तुम लोग यदि डॉट प्रोडक्ट पढ़ा होगा, वेक्टर स्केलर और वेक्टर, हम लोग वेक्टर जो है 11th क्लास में, सो ए डॉट बी इजिकल टू क्या होता है, ए बी कॉस थीटा होता है ना। सो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि फ्लक्स इजिकल टू ई डॉट एस वेक्टर फॉर्म में, है ना। सो ए डॉट बी ये क्या है, ये कौन सा क्वांटिटी है तुम लोग को पता होगा, ये डॉट प्रोडक्ट है। ये क्या है, डॉट प्रोडक्ट है। और डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, ए डॉट बी। सो यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं कि क्या है, ये डॉट प्रोडक्ट है, ये डॉट प्रोडक्ट है। और इसको हम लोग डॉट प्रोडक्ट क्या बोलते हैं, स्केलर क्वांटिटी, स्केलर वेक्टर। सिंपल ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, स्केलर क्वांटिटी है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि क्या, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज ए स्केलर क्वांटिटी। तो देखो इसको स्क्रीनशॉट ले लो तुम लोग, मैं इसके बारे में आगे बताने वाला हूं कि क्या है एक्चुअल में। तो देखो फ्लक्स का कॉन्सेप्ट समझने के लिए मैंने पहले ही तुम लोगों को कहा कि फ्लक्स का कॉन्सेप्ट को यदि समझना है तो एरिया वेक्टर समझना होगा। देख रहे हो ना आप कैसे कैसे लिंक हो रहा है क्लासेस को, क्योंकि यदि एरिया वेक्टर नहीं पता रहता तो एरिया वेक्टर का कॉन्सेप्ट पे ही है कि कोई भी बात करते एरिया उसका अपना डायरेक्शन होगा। कैसे देखो ना, तुम लोग को पता चल गया, क्योंकि देखो ना यदि ये तुम्हारे पास एरिया है, अब एरिया का यदि डायरेक्शन चेंज हो रहा है, देख रहे हो इसका इफेक्ट चेंज हो रहा है। अब कोई भी चीज यदि किसी का डायरेक्शन से इफेक्ट चेंज होता है तो मतलब वो डायरेक्शन पर डिपेंड करती है। तो डायरेक्शन पे डिपेंड होने के कारण ही हम मानते हैं कि एरिया का भी वेक्टर क्वांटिटी है, एरिया भी है वेक्टर क्वांटिटी। और हम लोगों ने देख लिया क्योंकि डिपेंड कर रही है। देखो इसका डायरेक्शन यदि चेंज कर देंगे तो इफेक्ट चेंज हो रहा है। सो एरिया इज ऑल्सो ए वेक्टर क्वांटिटी। तो इसको स्क्रीनशॉट ले लो। देखा हम लोगों ने प्लेन सरफेस के लिए समझ लिया, और हम लोग के पास फ्लक्स इजिकल टू ई डॉट एस, ई एस कॉस थीटा, है ना। कॉस थीटा क्यों हुआ इसका भी मैंने रीजन बता दिया कि ये किस लिए डिपेंड कर रहा है, कॉस थीटा पे। तो स्क्रीनशॉट ले लो। हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ, इसको इस टॉपिक को कंप्लीट हो जाएगी। ओके, सो हम लोगों ने देखा कि सिंपल प्लेन सरफेस के लिए जो है कि ई डॉट एस हम लोग आ गया, है ना। और ये भी समझ में आ गया कि जो है एरिया जो है वो वेक्टर क्वांटिटी क्यों है, क्योंकि देख रहे हो ना कि वेक्टर क्वांटिटी क्यों हो रहा है, क्योंकि डायरेक्शन पे तो डिपेंड कर ही रही है ना। अब हम लोग बात करते हैं कि सपोज दैट तुम्हारे पास कोई इरेगुलर सरफेस हो गया। अभी तो हम लोग प्लेन सरफेस का बात किए थे ना, अभी हम लोग बात कर लेते हैं कि कोई भी इरेगुलर सरफेस आ गया तुम्हारे पास, है ना, इरेगुलर सरफेस। सो देखता हूँ इरेगुलर सरफेस में सपोज दैट तुम्हारे पास जो है ना ये कोई इरेगुलर सरफेस आ गया। सो इरेगुलर सरफेस क्या है कि जैसे कि आप यहाँ पर इलेक्ट्रिक लाइन्स, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स मान लेता हूँ मैं कि देखो ऐसे जा रही है, इधर से इन कर रही है, इधर से इनकी, ठीक ना, ऐसे जा रही है, सिंपल, ठीक है। सो ये हो गया हम लोगों का इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अब ये इरेगुलर सरफेस है, तो इसका निकालने के लिए मैंने अभी थोड़ा से पहले भी एरिया वेक्टर के बारे में बताया था कि क्या करेंगे, इसको छोटा छोटा एरिया एलिमेंट हम लोग ले लेंगे। क्या लेंगे, छोटा छोटा इसका पार्ट्स ले लेंगे। और छोटा छोटा इलेक्ट्रिक फील्ड का हम लोग यहाँ पर जैसे कि छोटा छोटा पार्ट्स के लिए हम लोग कैसे निकालते हैं, तो ध्यान दो।
तो जब यहाँ पर ये इनवर्ड है, ये आउटवर्ड है। जब इनवर्ड का बात करते हैं ना, तो जैसे छोटा छोटा सरफेस का हम लोग बात कर लिए, छोटा छोटा बात कर रहे हैं, तो इनवर्ड यहाँ पर हम लोग का इनवर्ड लिख देता हूँ, ये इनवर्ड के लिए है, और इधर से आउटवर्ड हो रही है, ये आउटवर्ड हो रही है ना। सो जब इनवर्ड होती है ना, तो ये जो सरफेस के साथ में जो बना रही है, जो वेक्टर जो होता है, जिसका हम लोग बात करते हैं कि जो हम लोग वेक्टर का बात करते हैं, वह सरफेस के साथ में ये तुम्हारा जो होगा एंगल, वह तुम्हारा 90 डिग्री से ज़्यादा हो जाता है। क्या होता है? 90 डिग्री से ज़्यादा होता है। वो क्या एंगल कितना होता है? 90 डिग्री से ज़्यादा होता है। और ये जो एंगल बनाती है, ये लेस देन तुम्हारा क्या होता है? 90 डिग्री होता है, लेस देन 90 डिग्री होता है। ठीक है, लेस देन तुम्हारा 90 डिग्री होता है। तो ये आउटवर्ड के लिए बात कर रहे हैं, वो इनवर्ड के लिए बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये इधर क्या होगा, हमेशा तुम्हारा जो फ्लक्स का बात करते हैं, क्योंकि cos 90 यदि ज़्यादा हो जाता है, फ्लक्स का फॉर्मूला क्या पढ़े हम लोगों ने? ES cos थीटा। सो फ्लक्स का यदि हम लोग बात करते हैं, तो हमेशा जो इस डायरेक्शंस के लिए रहेगा वो नेगेटिव होगा। इधर जो फ्लक्स होगा हमेशा क्या होगा? नेगेटिव होगा, और इधर जो फ्लक्स होगा ऑलवेज पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो देखो छोटा छोटा एलिमेंट का हम लोग यदि निकाल लेते हैं, तो हम लोग इसको जो फ्लक्स को यहाँ भी निकाल सकते हैं। ठीक ना, तो छोटा छोटा के लिए छोटा छोटा एलिमेंट का फ्लक्स मतलब जैसे कि यहाँ पर लिख देता हूँ, देखो d∅, तो क्या हो जाएगा? E स्मॉल एलिमेंट के लिए ds और तुम्हारा cos थीटा। तो इसको यदि हम लोग इंटीग्रेशंस कर देते हैं, ओपन सरफेस हो या क्लोज सरफेस हो, तो हम लोग टोटल फ्लक्स को निकाल सकते हैं। सो फ्लक्स इज इक्वल टू, यदि ओपन सरफेस का बात करते हैं तो सिंपल ओपन इंटीग्रल लगा देते हैं। सो क्या हो जाएगा? ई डॉट ds का बात करते हैं, तो ई डॉट ds से ये हम लोगों का क्या हो जाएगा? ओपन के लिए बात करते हैं, ओपन सरफेस के लिए, ओपन सरफेस के लिए ओपन इंटीग्रल, सिंपल है ना। यदि क्लोज सरफेस का बात करते हैं, तो यहाँ पर हम लोग क्लोज सरफेस के लिए क्लोज्ड इंटीग्रल कर देंगे, और ई डॉट ds यदि हम लोग कर देते हैं ये चीज़, तो ये हम लोगों का क्या निकल जाएगा? फ्लक्स निकल जाएगा क्लोज सरफेस के लिए। ये किसके लिए निकल गया? ये क्लोज्ड सरफेस के लिए हम लोग बात करते हैं, क्लोज्ड सरफेस, क्लोज्ड सरफेस। तो देख सकते हो ना, आसानी से एकदम फ्लक्स को हम लोग निकाल पा रहे हैं कि कैसे फ्लक्स क्या होता है, एरिया वेक्टर कैसे डिपेंड करती है। तो ये सारा कॉन्सेप्ट जो है सिंपल वे में समझ सकते हो, है ना। सो हम लोगों ने क्या देखा कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो स्केलर क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है? स्केलर क्वांटिटी। अच्छा, हम यदि यूनिट का बात करते हैं ना, फ्लक्स का यूनिट का, तो यूनिट क्या होगा? फ्लक्स का यूनिट, है ना। तो फ्लक्स का यूनिट तो देखो हम लोग ऐसे जानते हैं कि फ्लक्स का यूनिट जो होता है वेबर होता है ना। लेकिन यहाँ पर यदि हम लोग यूनिट को निकालना चाहेंगे, तो इस फॉर्मूला में भी हम लोग निकाल सकते हैं। कैसे? देखो यहाँ से हम लोग यदि यूनिट बात करते हैं ना, इट्स यूनिट यदि हम लोग बात करते हैं, तो देखो ना, फ्लक्स इजिकल टू क्या है? EDS। तो और E इजिकल टू क्या होता है? E इजिकल टू पढ़े होगे ना, E इजिकल टू F/Q, है ना। सो यहाँ से यदि हम लोग बात करते हैं, तो E इजिकल टू क्या होता है? F/Q होता है, और DS तो एरिया है ना, सिंपल क्या है? एरिया है। और देखो F का क्या होता है? न्यूटन होता है, और चार्ज का क्या होता है? कूलम होता है, और एरिया का मीटर स्क्वायर। तो यूनिट क्या निकल जाएगा? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, है ना। तो सिंपल हम लोग यूनिट भी इस फॉर्मूला से यूनिट को भी हम लोग जान सकते हैं कि क्या हो गया इसका यूनिट? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। देख लो, तो स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ठीक है, तो देखा कि हम लोगों ने जो है कि एरिया वेक्टर और फ्लक्स का कॉन्सेप्ट जो है सो देख सकते हो। इसीलिए मैं बात कर रहा था कि एरिया वेक्टर को समझना बहुत ज़रूरी है। सो एरिया वेक्टर हम लोगों ने समझ लिया कि एरिया वेक्टर क्या है। सो एरिया वेक्टर हम लोग का जो नॉर्मल हमेशा क्या होगा? सरफेस का परपेंडिकुलर होगा, जो डायरेक्शंस बताएगी हमेशा सरफेस का परपेंडिकुलर होगा। और प्लेन सरफेस के लिए तुम्हारे पास क्या हो जाएगा? दोनों डायरेक्शंस में, आइदर डायरेक्शंस में हम लोग क्या हो सकता है? एरिया वेक्टर को ले सकते हैं। लेकिन हमेशा एक चीज ध्यान रखना होगा, जो भी डायरेक्शंस ले रहे हो, है ना, यदि तुम लोग इधर ही ले रहे हो इस टाइप से, तो उसको मार रहे हो तो पॉजिटिव, तो उसको हमेशा पॉजिटिव लेके चलना होगा, और उसको अपोजिट नेगेटिव होगा। और यदि हम लोग क्लोज सरफेस का बात करते हैं, क्लोज, तो क्लोज्ड में हमेशा एरिया वेक्टर जो होगा एक ही डायरेक्शन में होगा, वो आउटवर्ड होगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जब कॉन्सेप्ट समझते हैं, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब क्या होता है कि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कोई भी सरफेस में नॉर्मली जितना क्रॉस कर रहा है ना, वही जो मेजरमेंट का बात करते हैं कितना ज़्यादा फील्ड लाइंस इंटर कर रही है, वही जो मेजर करते हैं उसी को बोलते हैं हम लोग फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इसीलिए मैंने सारा केस को बता दिया कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे कैसे डिपेंड करेगी, किस पे? ई पे, किस पे? एरिया पे, कैसे? थीटा पे। सो वहाँ से फॉर्मूला हम लोग का आ गया E.S और ES cos थीटा।
ठीक है। तो ठीक है डियर स्टूडेंट, हमको लगता है कि ये तुम लोग को टॉपिक जो है क्लियर हो गया होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स और एरिया वेक्टर, क्योंकि ये टॉपिक को समझने के बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक जो पढ़ेंगे गॉसेस थ्योरम। सो वो सब को समझने के लिए ये सब का कॉन्सेप्ट जरूरी है समझना। तो आई होप ऑल ऑफ यू वेरी वेल अंडरस्टूड दिस टॉपिक, है ना। और तुम लोग क्या करो कि इसको नोट्स बना लो अच्छे से, कॉपी में इसको नोट्स बनाओ। मैंने बार बार कहता हूँ कि नोट्स बनाओ। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स और एरिया वेक्टर, तो आते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक गॉसेस थ्योरम को उसको भी क्लियरली डिस्कस करेंगे। सो के बच्चों अच्छे से तुम लोग इसको नोट्स बना लो। सो के बाय ऑल ऑफ यू।